हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज का ये जो वीडियो है क्लास 11th और 12th के आईपी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चैप्टर नंबर 8 को कवर किया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये 11th और 12th दोनों ही क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस और आरडीबीएमएस। सबसे पहले अगर मैं डेटाबेस की बात करूं, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कलेक्शन टू रिलेटेड टेबल्स, यानी बहुत सारी टेबल्स का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। और वो टेबल्स जो होगी वो आपस में रिलेटेड टेबल होगी, यानी एक ही तरह की टेबल्स हो सकती है जिसमें रिलेटेड डेटा हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ आरडीबीएमएस की, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माई एसक्यूएल, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ऐसे बहुत सारे आरडीबीएमएस हैं। हमारे जो चैप्टर में है वो है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल दोनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि एसक्यूएल क्या है और माई एसक्यूएल क्या है। तो देखो, इसको भी हम समझ लेते हैं। एसक्यूएल जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से डेटा को रिट्राइव करवा सकते हैं या डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। इसके लिए हम किसका यूज लेते हैं? एसक्यूएल का यूज लेते हैं। और माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक आरडीबीएमएस है। एसक्यूएल को आप यहां पर माई एसक्यूएल ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल वगैरह इनके साथ में भी आप क्या कर सकते हो? इसको यूज ले सकते हो। बहुत सारे हमारे पास में सॉफ्टवेयर हैं आरडीबीएमएस के, लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर क्या है? माई एसक्यूएल आरडीबीएमएस है। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहां पर टेबल की, तो टेबल क्या होती है? देखो, जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे, यानी हमारे पास में जो डेटा होता है उस डेटा को जब हम स्टोर करते हैं किसमें? डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है? हमारे को टेबल्स क्रिएट करनी पड़ती है। और टेबल्स क्या होती है? टेबल्स होती है रो और कॉलम का एक ग्रुप। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास में क्या हो सकती है? यहां पर जैसे ये रो है और यहां पर ये क्या है? कॉलम है। तो यहां पर 3 कॉलम और 4 रो की हमने एक टेबल बनाई। इस टेबल का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर हम नाम देंगे डेटाबेस में और इसको क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्या होती है? रो और कॉलम का एक ग्रुप होता है। रो कौन सी होती है? रो आपकी यहां पर हॉरिजॉन्टल में और कॉलम जो होते हैं वो यहां पर वर्टिकल के अंदर होते हैं। जो रो होती है उनको हम एसक्यूएल के अंदर रिकॉर्ड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। और अगर मैं बात करूं कॉलम्स की, तो कॉलम को एट्रीब्यूट, फीचर्स या फील्ड भी बोला जाता है। और इनको हम क्या बोलेंगे? रोज को रिकॉर्ड्स बोलेंगे। हम बात करते हैं यहां पर एसक्यूएल बेसिक्स की। एसक्यूएल क्या है? मैंने अभी पहले ही बताया आपको, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो क्या करती है? इंटरेक्शन विद आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में हम क्या कर सकते हैं? डेटा को रिट्राइव वगैरह करवाने के लिए, अपडेट करवाने के लिए, मैनिपुलेट करवाने के लिए, डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं? एसक्यूएल का यूज लेते हैं। हाँ, यहां पर इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है। एसक्यूएल जो है वो केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, यानी जो कमांड लिखोगे एसक्यूएल के अंदर, वो जो कमांड्स होती है उसको आप चाहे कैपिटल लेटर में लिख दो, चाहे आप स्मॉल लेटर में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आपकी जो कमांड होगी, आपका जो स्टेटमेंट होगा वो सही होना चाहिए। यहां पर अपर केस में लिखा हुआ है या लोअर केस में लिखा हुआ है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर वो बिल्कुल यहां पर क्या होगा? रन करेगी वो कमांड। तो आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी एसक्यूएल यहां पर किस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दूसरी बात करें हम यहां पर कॉमन स्टेटमेंट्स की, यानी एसक्यूएल के अंदर हमारे चैप्टर में कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं। यानी हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। उन स्टेटमेंट्स की बात करें
तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को यूज लेने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल को अल्टर यानी अपडेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, और अगर डेटा को इंसर्ट करवाना चाहते हो तो इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और अपडेट करने के लिए। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी कमांड्स हैं, यानी कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, यानी इनको कमांड बोल सकते हो, इनको स्टेटमेंट्स बोल सकते हो। एसक्यूएल के लैंग्वेज में इनको स्टेटमेंट बोला जाता है, वैसे आप इनको कमांड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल, यानी डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं और हम टेबल को यहां पर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट डेटाबेस लिखना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसका नाम है क्रिएट डेटाबेस। जरूरी नहीं है कि यहां पर कैपिटल में लिखो, आप यहां पर स्मॉल में भी लिख सकते हो। मैंने पहले बताया था केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो कमांड है वो कमांड किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है, और यहां पर आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, यानी कोई भी एक डेटाबेस लिख सकते हो। जैसे मैं स्टूडेंट नाम का मान लो यहां पर डेटाबेस बनाऊं, तो यहां पर क्या होगा, इस डेटाबेस का नाम स्टूडेंट हो जाएगा, यानी, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जब भी आप स्टेटमेंट को एंड करो तो आपको यह चीज जरूर ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको लास्ट के अंदर सेमीकोलन जरूर लगाना है। अगर सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो वो स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरी अगर हम बात करें यहां पर एक्टिव डेटाबेस, यानी एक्टिवेट डेटाबेस को कैसे करोगे एक्टिवेट। आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं आपके पीसी में, पहले से बनाए हुए हो सकते हैं, या फिर जैसे मान लो आपने 2 या 3 डेटाबेस बना लिए, तो अब किस डेटाबेस को आप यूज ले रहे हो, किस डेटाबेस के अंदर आप टेबल वगैरह क्रिएट करोगे, उसके लिए आपको डेटाबेस को यूज लेना पड़ेगा। तो यूज जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या करेगा, आपके डेटाबेस को एक्टिवेट कर देगा, यानी आपके डेटाबेस को यूज ले लेंगे, हम उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो यहां पर आपको यूज स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, और उसके बाद में जिस डेटाबेस को आप यूज लेना चाहते हो, जो डेटाबेस बनाया है उसका नाम लिखोगे, और लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दोगे और एंटर कर दोगे। नेक्स्ट हम बात करें टेबल क्रिएट करने की। टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को यूज लेना पड़ेगा, और अब यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला है टेबल का नाम देना पड़ेगा। सेकंड, आपको पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का नाम यानी एट्रीब्यूट का नाम, क्या एट्रीब्यूट बनाओगे, जैसे मान लो रोल नंबर, स्टूडेंट डेटाबेस बनाया, इसके अंदर मान लो स्टूडेंट का रिकॉर्ड नाम की एक टेबल बना ली, और टेबल बना के हमने क्या किया, उसके अंदर हम अब क्या कर रहे हैं, टेबल जो क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल के अंदर हम डेटा को कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कॉलम्स तो बनाएंगे ना उस टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर कॉलम्स बनाएंगे, तो पहला कॉलम का नाम रहेगा, टेबल का नाम दे दिया मान लो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। कॉलम का जो नाम है हमने मान लो यहां पर दे दिया रोल नंबर। अब रोल नंबर जो है वो किस टाइप का डेटा है, वो इंट टाइप का डेटा है, तो यहां डेटा टाइप जरूर देना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोमा लगा के सेकंड कॉलम का नाम जो भी आप दोगे उसका डेटा टाइप, थर्ड कॉलम का नाम, यानी जितने कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हो उन कॉलम्स का सबका नाम देना पड़ेगा, यानी उन सब एट्रीब्यूट्स का आपको नाम देना पड़ेगा। ये 2 चीजें तो आपको यूज में लेनी ही लेनी है। आप यहां पर स्पेस देके, यानी डेटा कॉलम का नाम आ गया, डेटा टाइप आ गया, आप उसके आगे यहां पर डिस्टिंक्ट भी लगा सकते हो कि नल रखना है, नॉट नल रखना है, यानी जो भी आप लगाना चाहते हो, और आप प्राइमरी वगैरह कीज को भी यूज लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, वो सारी चीजें आप लगा सकते हो, लेकिन मैं इनको अभी डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रहा हूं आपको, केवल आपको 2 चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। एवरी कॉलम मस्ट हैव ए नेम, हर कॉलम का क्या होगा, एक नाम जरूर रखना होगा, और उसका डेटा टाइप, जैसे इंट डेटा टाइप, वेर कैर डेटा टाइप, डेट डेटा टाइप, या कैर डेटा टाइप, कैसा भी हो सकता है, फ्लोट डेटा टाइप, तो वो डेटा टाइप हो सकता है यहाँ पर किसी भी टाइप का। तो टेबल क्रिएट करते समय हमारे को यहाँ पर क्रिएट टेबल को यूज लेना है, और उसके बाद में टेबल का नाम लिखना है, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, और कॉमा लगा के लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को यूज ले सकते हैं, और उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर, यानी टेबल का जो स्ट्रक्चर है
उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो अल्टर टेबल जो स्टेटमेंट है उसको यूज में लेके हम करेंगे, जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, जिससे हम कॉलम को रिमूव कर सकते हैं और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपने टेबल बनाते टाइम पे 4 कॉलम बनाए हो और उनमें से आपको किसी एक कॉलम को डिलीट करना हो, या हो सकता है आपने टेबल बनाते समय कम कॉलम बनाए हो, कोई और कॉलम आपको यहां पर ऐड करना हो, तो उसके लिए आप अल्टर टेबल को यूज लेते हो। दूसरा, मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम का डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने गलती से किसी में इंट दे दिया, या उसमें आपको मान लो फ्लोट दे दिया, इंट देना हो, या मान लो आपने जैसे मान लो वैर कैर दे दिया, उसको कैर देना हो, तो किसी टाइप का आप क्या कर सकते हो, कॉलम का जो डेटा टाइप है उसको भी आप अपडेट कर सकते हो। यानी कैसे करना है, अल्टर टेबल, यानी अल्टर टेबल, उसके बाद में जिस टेबल को अपडेट करना है उसका नाम, और उसके बाद में आपको कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम, और उसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है, एक नया कॉलम जो भी ऐड करोगे उसका नाम लिखना है, और उसके बाद में यहां पर उसका डाटा टाइप देना है। यानी कुल मिला के ये जो है हमारी कमांड है, या जो ये स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है कॉलम को ऐड करने का। दूसरी अगर मैं बात करूं, यहां पर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो यहां पर अल्टर टेबल, और उसके बाद में टेबल का नाम, जिस टेबल को अल्टर करना चाहते हो, यानी जिस टेबल के अंदर कॉलम जो है वो ड्रॉप करना चाहते हो, यानी कॉलम जो है वो डिलीट करना चाहते हो, तो ड्रॉप कॉलम लिखोगे, और उसके बाद में आपको उस कॉलम का नाम लिख देना है सीधा सा, जो कॉलम आप डिलीट करना चाहते हो, और यहां पर आपको स्टेटमेंट को एंड कर देना है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कॉलम को ऐड कर सकते हो और यहां पर कॉलम को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं DESC, डिस्क्राइब, यानी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यानी जो टेबल है उस टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यानी जो हमने टेबल बनाई उस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो DESC लिखना है, और उसके बाद में आपको टेबल का नाम लिखना है। आपके पास में यहां पर क्या होगा, वो टेबल का जो स्ट्रक्चर है जो आपने बनाया है वो कंप्लीटली आपको शो हो जाएगा। हो सकता है आपने पहले बनाया हो और उसको देखना चाहते हो कि इसमें कौन कौन से कॉलम बने हुए हैं और उस टेबल का क्या स्ट्रक्चर है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो, इस स्टेटमेंट के थ्रू आप उस टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको शो करवा सकते हो। करते हैं यहां पर DML की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, यानी डेटा मैनिपुलेट कैसे करते हैं हम, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में है इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू, और उसके बाद में हमें क्या करना है, टेबल का नाम लिखना है, और जो टेबल है उस टेबल के अंदर जो डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हो तो उसके कॉलम्स का भी आपको क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। कॉलम 1, कॉलम 2, 3 जितने भी कॉलम्स है उन कॉलम्स को आपका नाम देना पड़ेगा, यानी कॉलम्स का सबका नाम दोगे, और उसके बाद में यहां पर क्या करोगे, वैल्यूज लिखोगे, और वैल्यू के बाद में आपको पैरेंथेसिस में उनकी सबकी कॉमा से सेपरेट करते हुए कंप्लीटली वैल्यू दे देनी है। यानी इस स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या करोगे, टेबल जो आपने बनाई उस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाओगे, क्योंकि आपने जब टेबल बनाई थी वो टेबल कंप्लीटली क्या होगी, एम्प्टी टेम्पलेट होगी। एम्प्टी का मतलब वो खाली रहेगी बिल्कुल, टेबल केवल स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब उसके अंदर अगर डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हो तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद में कॉलम्स का सबका नाम, वैल्यूज, और उसके बाद में वैल्यूज लिखनी है, और लास्ट में आपको क्या कर देना है, यहां पर स्टेटमेंट को एंड कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपडेट डेटा की, भाई आपने डेटा को भी ऐड कर दिया। पहले हमने क्या देखा था, अपडेट कॉलम, डिलीट कॉलम। अब क्या हम देख रहे हैं, अपडेट डेटा, यानी डेटा को अपडेट करना चाहते हो टेबल के अंदर लिखे हुए डेटा को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपडेट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, उस टेबल का नाम देना पड़ेगा जिस टेबल के अंदर आप अपडेट करना चाहते हो। उसके बाद में सेट देना पड़ेगा। सेट लिखने के बाद में आपको करना पड़ेगा यहां पर कॉलम का नाम, और यहां पर उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। नहीं, कोई भी वैल्यू दोगे जो वैल्यू देना चाहते हो। जैसे मान लो आप देना चाहते हो, यहां पर एग्जाम के थ्रू हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल हमारे पास में स्टूडेंट्स नाम का क्या है, एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास में एज जो है वो 16 करनी है। अब किसकी एज करनी है 16, एज जो है वो किसकी 16 करनी है, यहां पर हमें वेयर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन जैसे मान लो हमने दे दी, कॉलम का नाम लिख दिया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी या जो रोल नंबर है वो, और उसकी वैल्यू दे दी हमने 2। तो जो 2 नंबर का जो वैल्यू है, यानी स्टूडेंट आईडी जो कॉलम बना हुआ है उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है 2, उसकी जो एज वाला कॉलम है उसके अंदर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगी।
यानी वहां पर एज का भी एक कॉलम है जिसमें एज लिखी हुई है सबकी, और यहां पर क्या होगा हमारे पास में, अब किसकी एज चेंज करनी है उसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें वह लिख के आगे कंडीशन, और कंडीशन में हमने क्या दिया यहां पर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, तो उस 2 वाली आईडी की जगह पर एज क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं डाटा डिलीट करने की, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करने के लिए आपको यहां पर डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और उसके बाद में वही कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी वेयर के बाद में, और कंडीशन लगा के हम क्या कर लेंगे, जैसे मान लो मुझे इसी डेटा को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, और वेयर हम क्या करेंगे यहां पर स्टूडेंट्स का नाम लिख देंगे आईडी इज इक्वल टू, तो 2 वाली जो आईडी है उसका पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट करेंगे तो 2 नंबर की जो रो है वो डिलीट हो जाएगी, यानी जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है आईडी की वैल्यू वो पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा यहां पर डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पर एक आपको ध्यान में रखने वाली चीज है कि ऑलवेज यूज वेयर विथ डिलीट और अपडेट, यानी इन दोनों चीज के लिए आपको वेयर कंडीशन का यूज लेना ही पड़ेगा, यानी वेयर को यूज लेना पड़ेगा। विदाउट वेयर आप इसको यूज नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर दोनों ही जगह आपको कंडीशन देनी होगी कि कहां अपडेट करना है और कहां हमें डिलीट करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेटा को रिट्राइव कैसे किया जाता है। डेटा को हम मैनिपुलेट करके देख लिया, अब डेटा को रिट्राइव करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, यानी हम जब डेटा को रिट्राइव करते हैं तो उसके लिए हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज में लेना होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद में स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, टेबल का नाम जब लिखेंगे तो पूरे के पूरे कॉलम्स यानी पूरी की पूरी टेबल आपको यहां पर एसक्यूएल के अंदर शो हो जाएगी। यानी कंप्लीटली अगर आपको टेबल देखना है तो यहां पर आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीटली लिखना होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम को देखना चाहते हो कि मेरे पास में 4 कॉलम है, उसमें से मैं किसी 2 कॉलम को क्या करना चाहता हूं, यहां पर रिट्राइव करना चाहता हूं, शो करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट कमांड लगाओगे, उसके बाद में उन कॉलम्स का नाम लिखोगे जो कॉलम आप क्या करना चाहते हो, रिट्राइव करवाना चाहते हो। उसके बाद में फ्रॉम लगाओगे और उस टेबल का नाम लगाओगे, तो स्पेसिफिक जो भी कॉलम्स हैं यानी जो भी आपने नाम दिए हैं वो कॉलम्स यहां पर क्या हो जाएंगे, रिट्राइव हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिस्टिंक्ट की, तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। इसको यूज में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में फ्रॉम और टेबल का नाम लिख के स्टेटमेंट को एंड कर देंगे, तो उस कॉलम के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी उनको ये फाइंड आउट कर लेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्राइव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। तो फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर वेयर क्लॉज यूज में लेते हैं और कंडीशंस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यानी वेयर क्लॉज कहां यूज लेते हैं, कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। कैसे, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर एज ग्रेटर देन क्या होगी 18। अब क्या होगा यहां पर, एज वाला जो कॉलम है, यानी एज क्या है, एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर 18 से जितनी भी अबव वैल्यूज होगी वो वैल्यूज क्या होगा, वो पूरी टेबल शो होगी जहां जहां वैल्यूज 18 से बड़ी होगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वेयर के अंदर कंडीशन लगा के क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं, डेटा को रिट्राइव करवा सकते हैं, यानी डेटा को फिल्टर करवा सकते हैं, डेटा को फिल्टर करके रिट्राइव करवा सकते हैं, किसके थ्रू, वेयर क्लॉज के थ्रू। बिटवीन की अगर बात करें, यहां पर हम कंडीशन लगा रहे थे, अब यहां पर क्या करेंगे, एक रेंज चेक कर सकते हैं। रेंज का मतलब जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि 18 से लेके 25 तक, तो मैं बिटवीन लगा दूंगा, तो 18 से 25 तक की एज का जितने भी जो डेटा होगा वो यहां पर क्या होगा, फिल्टर होके हमारे को शो हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सिलेक्ट लगाना पड़ेगा फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, और अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बिटवीन को यूज में लेंगे। कैसे, जैसे हमारे पास में एक सैलरी का मान लो कोई टेबल बनी हुई है और उसमें सैलरी नाम का मान लो यहां पर एक कॉलम बना हुआ है, और वहां पर लगाएंगे बिटवीन, ये वैल्यू लगा दी और एक ये वैल्यू लगा दी, यानी 30 से 60,000 की एक वैल्यू लगा दी और बीच में हमने एंड दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, इंक्लूसिव, यानी ये वैल्यू भी इंक्लूड होगी, इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक का जो भी डेटा है
यानी सैलरी वाले कॉलम के अंदर वो पूरा डेटा क्या होगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी डेटा को फिल्टर हम बिटवीन के थ्रू भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इन की, तो इन क्या करता है, वैल्यूज को मैच करने के लिए यूज में लिया जाता है। एक लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज होती है वो मैच करने के लिए, जैसे एक टेबल है हमारे पास में, टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंदर एक कंट्री नाम का कॉलम है और उस कंट्री नाम के कॉलम के अंदर इंडिया और यूएसए है या नहीं है, अगर है तो हमारे पास में डेटा हो जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस टाइप से हम डेटा को फिल्टर करके भी रिट्राइव करवा सकते हैं या डेटा को सॉर्टिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, रिट्राइव करवा सकते हैं। जो हमारे पास में नल वैल्यूज होती है उनको कैसे हैंडल किया जाता है, उनको कैसे चेक किया जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक कंडीशन है कि हम सिलेक्ट लगा के हम क्या करेंगे, यहां कंडीशन लगाएंगे वेयर इज नल। ये इज नल का मतलब जो नल वाली वैल्यूज है वो यहां पर फिल्टर होके हमें दिखेगी। और दूसरा होता है हमारे पास में यहां पर इज नॉट नल, यानी नॉट नल और नल वैल्यूज को हमारे पास में क्या है, जो भी कंडीशंस है उनको हम चेक कर सकते हैं कि किसी कॉलम के अंदर नल वैल्यू है या नहीं है, या नल वैल्यू है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज में लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर बाय की, यानी सॉर्टिंग करना। ऑर्डर बाय क्या करता है, ऑर्डर बाय असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनको शो करवाता है। डिफॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप यहां पर ऑर्डर बाय को यूज में लोगे तो डिफॉल्ट के अंदर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो डेटा है वो यहां पर शो होगा। कैसे, सेलेक्ट यूज में लिया, फ्रॉम लगाया और उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या है, एक स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल है और उस टेबल के अंदर हम लगा रहे हैं ऑर्डर बाय एज असेंडिंग। अब वो जो टेबल है वो क्या हो जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो जाएगी, लेकिन किसके थ्रू, क्योंकि टेबल के अंदर तो बहुत सारे कॉलम है जिसमें रोल नंबर भी है, मान लो नेम भी है, तो हमने यहाँ पर एज वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है और एज के अकॉर्डिंग वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। इसको नहीं भी दोगे, एज दे दोगे, तो एज वाले कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूरी टेबल दिखाई देगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डी असेंडिंग ऑर्डर की, तो जैसे मान लो यहाँ पर एज को भी अगर मैं डीअसेंडिंग करता तो डीअसेंडिंग हो जाती, DESC लगाना पड़ता, और मैंने नेम के अकॉर्डिंग ले लिया तो नेम जो है वो जेड से एक की तरफ यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जेड वाले की तरफ से यहाँ पर असेंडिंग होना शुरू होगा, यानी डीअसेंडिंग वैल्यूज होगी यहाँ पर। तो ऑर्डर बाय कर रहा हूँ नेम वाले कॉलम के अकॉर्डिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इस टाइप से आप ऑर्डर बाय क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर बाय स्टेटमेंट को भी यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, एक टॉपिक और बच गया, वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप जब भी अपने डेटा को स्टोर करवा रहे हो टेबल के अंदर, तो उनके लिए आप कुछ रूल्स डिफाइन कर सकते हो। रूल्स के अंदर जैसे किसी को प्राइमरी की बनाना है, किसी को फॉरेन की बनाना है, किसी को यूनिक बनाना है। यूनिक का मतलब हो गया कि उसके अंदर, उस पूरे कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर शो नहीं होगी। जब भी रिकॉर्ड आप बनाओगे तो रिकॉर्ड के अंदर जब डेटा स्टोर करोगे तो वो वैल्यू सारी यूनिक होगी। जैसे आईडी सभी यूनिक मानी जाएगी, तो आईडी वाले कॉलम के अंदर क्या होगा, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। चेक लगा सकते हो, नॉट नल लगा सकते हो। नॉट नल का मतलब हो गया कि वैल्यूज जो है वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो आप, यानी रिकॉर्ड बनाते टाइम पे खाली वैल्यू नहीं छोड़ सकते हो उस कॉलम के अंदर। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो उसके लिए जैसे मैंने मान लो यहां पर एग्जांपल के तौर पे क्रिएट टेबल दिया और स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई, जिसमें पहला कॉलम यानी पहला एट्रीब्यूट का नाम लिखा आईडी और डेटा टाइप लिखा इंट, और वो आईडी जो है वो प्राइमरी की मानी जाएगी। फिर कॉमा लगा के हमने दूसरा लिखा नेम, जिसकी यहाँ पर वैल्यू क्या है, 30 कैरेक्टर्स है, और उसके बाद में लिख दिया हमने कि नॉट नल, यानी नेम खाली नहीं छूटना चाहिए। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, टेबल बनाते समय कांस्टेंट को भी यूज में ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर।